Assalamualaikum and a very warm welcome to News Night with Anika Nisar. नाज़रीन, हमने रमज़ान गुजार दिया, ईद गुजार दी और अब हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है, क्योंकि वो जो एक escape from the reality of politics था वो हमें कुछ दिन तो एंजॉय करने को मिल गई, लेकिन असल बात ये है कि आगे एक और पुलसिरात है और वो पाकिस्तान के लिए पुलसिरात है कि क्या पाकिस्तान के सियासतदान मिलकर बैठकर तमाम मामलात को हल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। क्या ये ईद की गुड विशेस, मूड, अच्छा मूड आगे सियासतदानों के अंदर भी ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, और पाकिस्तान की रियलिटीज़ क्या हैं, रमज़ान के अंदर क्या चीज़ें चेंज हुई और कैसी चीज़ें होनी चाहिए थी। आज हम उन लोगों से बात करने जा रहे हैं जो कि मेरे तमाम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसके साथ साथ बहुत पाए के एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और जानी मानी शख्सियात है। मुझे तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी मैं सबका नाम आपके सामने रख देती हूँ। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अमीर, आपने ज्वाइन किया। ईद मुबारक, खैर मुबारक। गरीदा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी कोई तारुफ कराने की ज़रूरत है, शी लुक्स लवली। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको भी। सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, ईद मुबारक सिद्दीक आपको भी। आपको मुबारक। अच्छा, ईद हमने गुजार ली है, ईद अब ख़त्म हो गई है और मज़े की बात यह है कि स्यापा ख़त्म नहीं हुआ। अमीर, ये स्यापा कब ख़त्म होगा? सियासी स्यापा नहीं ख़त्म हो सकता, हमने ऐसा स्यापा गले डाला है कि वो ख़त्म नहीं हो सकता। और वैसे ये ईद भी बड़ी पोलराइज्ड गुजरी है। बिल्कुल, इसमें भी यानी ईद से पहले पूरा रमज़ान, अभी आपके शो से पहले हम बात कर रहे थे मैं और सिद्दीक के, बड़ा हेक्टिक था, ये बड़ा न्यूज़ वर्दी महीना गुजरा है रमज़ान का। मतलब रमज़ान में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता ना, इतनी ठंडा हो जाएगा। एग्जैक्टली इतनी हैपनिंग, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, स्टैंडिंग कमेटी, फला। और ईद में भी जिनसे मिलना हो रहा था, आप ईद के नमाज पढ़ने जाएं, जहाँ भी जाएं, आपको यही गुफ्तगू हो रही है, हो की रहा है, क्या हो रहा है, अब मज़े की क्या बात होने है, जा रहा है ना, अंदर की खबर तो बताए ना जरा। गरीदा आपसे कितनी दफा ये सवाल पूछा जाता है? हजार दफा। आई थिंक दिन में 24 घंटे हैं या जितने सेकंड्स हैं या जितने मिनट्स हैं, उसके हिसाब से आप जिससे भी मिलते हैं उतनी ही दफा आपसे पूछा जाता है, अच्छा बताएं ना, मतलब आपका हर जुमला सलाम जवाब के बाद अच्छा बताएं होने क्या जा रहा है, हुकूमत क्या करने जा रही है, अदालत में क्या होने जा रहा है। और इस दफा तो इतनी हैपनिंग्स थी, अभी जब हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि गुज़श्ता रमज़ान 2022 का और 2023 का इतना हैपनिंग, इतना हेक्टिक करना मुझे हमेशा याद है। रमज़ान आपको इबादत करने का सही तरह से मौका नहीं मिला, सुबह से उठते साथ ही हुकूमत कुछ कर रही है, अदालत कुछ टेकअप कर रही है। मुझे तो खतरा लगा हुआ था कि ईद के दिन भी सुप्रीम कोर्ट ना खुल जाए, ईद के दिन भी कौमी असेंबली में इजलास ना हो जाए कुछ। और ये खतरा शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। अजीब बात है कि किसी जमाने में रमजान आता था तो ब्रेक आ जाती थी, अब की बार ब्रेक नहीं आई। सिद्दीक जान, आप तो गए होते हैं कोर्ट्स के अंदर, आपके अच्छी मसले पड़े होंगे। बिल्कुल यही बात है कि माह रमज़ान से 2-3 दिन पहले हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही 2-3 दिन इंपॉर्टेंट हैं, ये गुजर गए तो जैसे माह रमज़ान शुरू होगा तो फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी। लेकिन वाकई पूरा माह रमज़ान, पूरा दिन अदालतों के अंदर और फिर शाम तक इंतज़ार करना, तो वाकई कोई दिन जो है वो फ्री नहीं गया। और मुझे लगता है कि अब आगे जो दिन हैं अब वो उससे भी ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी वाले। क्यों डरा रहे हैं? नहीं, उसकी वजह ये है मतलब कि रमजान कम गहमा गहमी में गुजरा है। नहीं, उसकी वजह यह है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट जो करेगी उस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होगा, तो अब तो फैसला कौन घड़ियाँ जो है वो आ गई। के अंदर से भी धमाकों की आवाज़ें आने लग गई अभी। हाँ, वैसे ईद से पहले कुछ ऐसी खबरें भी आई थी जो बड़ी तशवीशनाक खबरें थी, बड़ी बावसूख खबरें भी थी। और लेकिन मेरा ख्याल है, देखें, जजेस भी हम में से ही हैं ऑफ कोर्स, और हम एज ए नेशन जो हमारी हैबिट्स हैं, या जिसको कहते हैं ना 7 कार्डिनल सिंस, यानी हर इंसान में कुछ खामियां या बुराइयां या गुनाह होते हैं, वो सब में पाए जाते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि हम खुद तो हमारे अंदर बहुत सारी सियासी, शख्सी, साफ्ती, फलानी बुराइयां हों, लेकिन जजेस के बारे में है कि वो तो बहुत ही पायस किस्म के और हो सकते हैं, उनसे भी खताएँ लग्जिशें होंगी। सोसाइटी ऐसी बना दी है ना हमने। मेरा ख्याल है कि ये हमने डीह्यूमनाइजेशन की तरफ ज़्यादा गए हैं, और किसी को आप सेंट बना के नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। सेंट्स हैव अ पास्ट। एग्जैक्टली, उनका भी पास्ट होता है। We cannot deny सो that. आप देखें ना, ये जो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे जो प्रीस्ट्स हैं या जो इनके पादरी हैं, उनके बारे में कैसे कैसे स्कैंडल सामने आते रहे यूरोप के अंदर। अभी रिसेंट आप उनसे इनको तो ना मिलाएं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिनका हम तौबा कर रहे हैं अभी टीवी के ऊपर, लाइव टीवी पे, जिनका तासुर ऐसा होता है कि पादरी हैं, और अच्छा हमारे मजहबी तबकात में से भी। सो जजेस भी मेरा ख्याल है कि उनमें जो कुछ कोताहियाँ होती हैं उनको हमें दरगुजर करना चाहिए, और एक
کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو ذرا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ایک قاضی کا جو منصب ہے آپ کی شریعت میں بھی, آپ کے اسلام میں بھی اتنا سخت منصب ہے, اور آپ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو خلفائے راشدین نے بھی اور ان کے بعد آنے والے خلفاء نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو, بڑے بڑے علماء کرام کو قاضی یا قاضی القضاء, قاضی القضاء ہوتا ہے جو آپ کا سپریم کورٹ کا مطلب جو چیف جسٹس, تو اس کو اس وقت قاضی القضاء کہا جاتا تھا, ان کو آفرز کی یہ عہدے کی. سو مچ سو کہ امام ابو حنیفہ کو بھی آفر کی گئی, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, انصاف کرنا لوگوں کے درمیان, دو لوگوں کے درمیان بھی, اور پھر بعد میں پکڑ بھی ہونا, اوپر جا کے پکڑ ہونا اس کی. تو آپ کو ایک ایک لمحے پہ, یہ تو خدائی منصب ہے عدل کرنا, ایبسلیوٹلی, مانت ہے اللہ کی. رسالت ہو گئی, پیغمبری ہو گئی, یہ قاضی کا منصب ہو گیا. ٹھیک ہے آپ انسان ہیں, لیکن آپ کو بہت ایک جو آپ نے لفظ یوز کیا نا کہ پل صراط پہ آپ کو, تو وہ دنیا میں آپ کو پل صراط پہ چلنا پڑتا ہے. اچھا اس ٹائم پر اس پہ آپ اتنا کیجولی پلے نہیں کر سکتے. لیٹ می بی دیٹ پرسن جو کہ ہر جگہ آپ سے پوچھتا ہے ہونے کیا جا رہا ہے, تو کیا ہونے جا رہا ہے. یہاں پر بھی آپ باز نہیں آئیں, یہاں پر بھی ہمیں ریلیکس, جہاں بھی جرنلسٹ ہوتے ہیں. ایک جیسے غریدہ فرما رہی تھی نا, یعنی قاضی القضات جو چیف جسٹس ہوتا ہے, حضرت علی نے کوفہ کے جو چیف جسٹس تھے ان کے بارے میں ایک اسکینڈل سامنے آیا کہ انہوں نے ایک گھر بنایا اور اس گھر کی منی ٹریل ان کے پاس نہیں ہے. تو ایک باقاعدہ ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں جو حضرت علی کے جس میں خطبات ہیں, جس میں انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بلا کے اس کی کھچائی کی, اس کی سرزنش کی, اس کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی سے بھی ڈرایا اور اس کو آخرت سے بھی ڈرایا کہ تم چیف جسٹس ہو اور تم یہ مال کہاں لے کر جاؤ گے. سو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو جج کے منصب پر فائز ہے اس کا. انڈیڈ. تو کیا ہونے جا رہا ہے, بھول ہی نہیں آپ کیا ہونے جا رہا ہے. آئی تھنک کہ میری نظر میں کم از کم جتنی میری ریڈنگ ہے یا جتنا میرے لوگوں سے بات ہوتی ہے گورنمنٹ میں بھی اور باقی حلقوں سے بھی, ہم صحافی ہیں, سب سے بات کرتے رہتے ہیں, حکومت فی الحال تو کہیں نہیں جا رہی, حکومت کو خطرہ کوئی نہیں ہے, اور الیکشنز کا اصل معاملہ ہے. جہاں تک پروونشل کا پرابلم تھا نا, وہاں پر پروونشل الیکشنز کا پنجاب کے بھی میرا سٹینس بہت کلیئر ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی ایسے نہیں کہ آپ صبح اٹھے آپ کے دل میں سوچ آئے کہ میں اسمبلی توڑ دوں کیونکہ میرا دل کر رہا ہے. یہ آپ کی شخصی پرسنل ومس پہ اسمبلیز نہیں بنتی, یہ ایک تھرو پراپر پولیٹیکل پروسیجر بنتی ہیں. عوام کا ووٹ اس میں انوالو ہوتا ہے. آپ عوام کے ووٹ کو اس طرح سے مس یوز اینڈ ابیوز نہیں کر سکتے کہ جی میرا دل کیا یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت توڑ دینی چاہیے, گیون دیٹ کہ آپ کو حق حاصل ہے, اختیار ہے چیف منسٹرز کا, بٹ اس کی کوئی پولیٹیکل وزڈم ہونی چاہیے. جو جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بھی نوٹ کیا نا کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہیں, رائٹ, آپ کو ایک سسٹم ریاست کا بھی حکومت کا فالو کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال کٹنگ اٹ شارٹ, پروونشل اسمبلیز میں سمجھتی ہوں کہ وہ غلط توڑی گئی, ان کو نہیں توڑا جانا چاہیے تھا. آپ پرویز الہی صاحب سے اتفاق کرتے ہیں, کہہ سکتے ہیں آپ. نہیں وہ تو انہوں نے کہا تھا نہیں توڑنی, انہوں نے کہا ہور چپو, میں وہ نہیں کہوں گی, میں وہ نہیں کہوں گی. سو اگر پروونشل اسمبلیز نہ ٹوٹتی پنجاب اور کے پی کی, تو سب کی مدت تمام اسمبلیز کی اگست میں پوری ہو جاتی. تو آپ کو ستمبر اکتوبر میں الیکشن, ستمبر اکتوبر نومبر 90 days وہ آپ کو الیکشن کروانے پڑتے. تو الیکشن کی ڈیٹ یہی تھی اکتوبر 2023. لیکن اگر اس سال سے آگے کیے گئے الیکشن تو آئی وڈ بی دا بگیسٹ اوپوننٹ, کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے, یہ تماشا نہیں ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کا مذاق, ایگزیکٹلی, اگر آپ پرسنل خواہشات پہ, امکانات ہیں, سوچ تو موجود ہے, آپ کو پتہ ہے, باوجود اس کے کہ اپیرنٹلی آن دا ریکارڈ سب کہتے ہیں کہ نہیں جی اسی سال ہونی چاہیے, لیکن سوچ موجود ہے, خواہش موجود ہے کچھ جماعتوں کی, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش. تو اگر میں سمجھتی ہوں کہ پروونشل الیکشنز ذاتی خواہشات پہ نہیں توڑی جا سکتی تھی اسمبلیز, تو ذاتی خواہشات پہ آپ عام انتخابات بھی ڈیلے نہیں کر سکتے. اچھا صدیق, اس ٹائم پر انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ لیکن 14 مئی والے تو کہیں نظر نہیں آ رہے نا. دیکھیں سپریم کورٹ جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے, تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ تو بالکل 1000% اسی پہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں الیکشن کروانے ہیں, اور حکومت 1000% اس کے اوپر ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے. اب کون جیتے گا؟ سپریم کورٹ جیتے گی, حکومت جیتے گی. اور سپریم کورٹ میں ایک معاملہ ہے, ظاہر ہے سپریم کورٹ کے جج کے اختلافات کی وجہ سے ہم یہ سوال کریں کہ کون جیتے گا, ورنہ تو طے شدہ تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے اسی نے جیتنا ہے, اسی کے حکم میں عمل درآمد ہونا ہے. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن 14 مئی کو نہیں ہو رہے
तो फिर 14 मई तक मुझे हुकूमत भी इस तरह से नज़र नहीं आ रही, हुकूमत नहीं नजर आ रही, हुकूमत इस तरह से नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है ना कि क्योंकि फिर मतलब शहबाज शरीफ साहब के जेल में जाने की बातें हो रही है ना, या ना अहल होने की बातें हो रही हैं। देखें फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, 3 क्योंकि से 4 हुकूमत ने कहा है हम रेडी हैं, हम तैयार बैठे हैं, अगर चले भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब तो वी हैव बैकअप। देखें 3 से 4 इंतज़ामी और सियासी सर आपको देने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, कुर्बान करने पड़ेंगे, ये नहीं हो सकता, वरना फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा के और बंद कर देना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं है तो फिर ये हुकूमत भी इस तरह से नहीं है। अच्छा सिद्दीक, मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद इसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे कि जी होने क्या जा रहा है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ईद तो ख़त्म हो गई और ईद के बाद के अब के हालात, आज से जो हालात हैं वो एक बार फिर हम लोगों को बिगाड़ की तरफ नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले यही हम बात कर रहे थे कि हम जर्नलिस्ट कहीं भी चले जाएं तो हमसे एक ही सवाल होता है, और वो सवाल ये होता है कि होने क्या जा रहा है। तो अमीर, होने क्या जा रहा है? देखें, अगर तो सितंबर तक हुकूमत खींच लेती है तो सितंबर में चूँकि ये चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे और फिर हुकूमत मामलात अपने मुताबिक चला सकती है और प्रेसिडेंट भी नहीं रहेंगे। अगर सितंबर से पहले चीफ जस्टिस ने, देखें चीफ जस्टिस ने अल्टीमेटली अपनी रिट शो करनी है, ये हो नहीं सकता। एक स्टेट है ना, इस स्टेट का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा, आपका, रियासत के इदारों का, फ़र्द का, मिल्लत का, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने ये तय किया। वो वाली बात नहीं होगी जिसकी वजह से हुकूमत आई थी गरीदा, आपको याद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था इसलिए कि कहीं वो नवंबर की जो तैनाती है उससे पहले कोई और तैनाती ना हो जाए या कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, अब तो बातें उससे आगे बढ़ गई हैं, और जो अमीर अब्बास साहब कह रहे हैं, मैं इसमें हमली ज़रा एडअप कर दूं कि प्रेसिडेंट की मुद्दत तो ख़त्म हो रही है, लेकिन जब तक कोई नया प्रेसिडेंट ओहदे का हलफ नहीं उठा लेता तो फिर आरिफ अलवी ही रहेंगे, और नए प्रेसिडेंट के इलेक्ट करवाने के लिए पीडीएम के पास नंबर्स नहीं हैं। नहीं, असेंबलियां भी दो नहीं है ना, असेंबलियां भी दो नहीं है, सो नंबर्स भी पूरे नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ही रहेंगे। और उसमें इन द मीन टाइम इलेक्शंस का वक्त आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर का, सो इलेक्शंस लाजमन होने चाहिए। लेकिन अभी जो हम पहले सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट की एक बात कर रहे थे, अभी चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को ऑर्डर कर दिया कि जी फेडरल गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही तो आप पैसे दे दें। क्या इस मुल्क में पार्लियामान भी सुप्रीम कोर्ट है? क्या इस मुल्क में इंतज़ामिया भी सुप्रीम कोर्ट है? क्या इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी भी सुप्रीम कोर्ट है? तो फिर आप सब कुछ बंद कर दें। मैं इस बारे में बहुत वाज़े हूँ, मैं उन डेमोक्रेट्स में से हूँ, उन स्टॉन्च डेमोक्रेट्स में जो पार्लियामान की सुप्रीमेसी को तस्लीम करते हैं। आप पार्लियामान की हुदूद में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप गवर्नेंस के इंतज़ामी मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। एक कॉन्सेप्ट जो डाइकॉटमी ऑफ पावर्स का और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का, इस वक्त सब गड़बड़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट दीगर इदारों की हुदूद में तजावुज़ कर रही है जो कि नहीं करना चाहिए, और जिसकी वजह से आपको ये तसादुम नजर आ रहा है। पार्लियामेंट भी पूरी नहीं बैठी, अनफॉर्चुनेटली वो पार्लियामेंट है जो कि सियासी मामला है ना, सियासतदानों को आपस में हल करने दे। पाकिस्तान ने हल किया नहीं, अगर पार्लियामान के अंदर खला मौजूद है तो क्या दीगर इदारे को आप ये दे रहे हैं अथॉरिटी के वो इंटरफेयर कर ले? फिर आप मार्शल लॉ की भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, बट उसको गरीदा कि सियासतदान पार्लियामान नहीं चला पा रहे थे, हुकूमत नहीं चला पा रहे थे, तो मार्शल लॉ लग गए। उस आर्बिट्रेरी जो रोल है, वजह बनी है ना पाकिस्तान के अंदर, तो ऑब्वियसली स्पेस तो मिल रही है। जो डिसाइसिव रोल है, जैसे आप कह रही हैं आपस में लड़ रहे हैं सियासतदान या पार्लियामेंट या बाहर या अंदर, तो उस लड़ाई में डिसाइसिव रोल भी तो आइन ने सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है ना। किस तरह, कहाँ से दिया हुआ है? फैसला करने मुझे वो बता दीजिए। नहीं, आइन की तशरीह करनी है, आइन की वजाहत करनी है सुप्रीम कोर्ट ने। आप ये नहीं कर सकते कि एक बिल अभी पार्लियामान के अंदर ही मौजूद है और आप स्टे ऑर्डर दे दें। लेकिन कितने बिल, स्टे ऑर्डर किस चीज पे दे रहे हैं? फाइनेंशियल कितने बिल हैं, हत्ता कि जो हमारा फेडरल बजट होता है, हमारा आप किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के जब वो पास हो जाए वो भी नहीं लाया जाता स्टैंडिंग कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन जो फाइनेंस, देखिए ये गलतियां हैं, ये पार्लियामानी सिस्टम की कोताहियां हैं। सो आज आप इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और इदारा, कोई और ताकत आके इंटरफेयर करना शुरू कर दे। देखिए अगर वो इंटरफेयर, आप जस्टिफाई कर लें एस्टैब्लिशमेंट के मार्शल लॉ को। अब लेट मी गो टू सिद्दीक एज़ वेल। मसला ये हुआ कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस ही पहले सुप्रीम कोर्ट की दस्तक देते रहे, जैसे गेट नंबर 4 की दस्तक देते रहे, और पार्लियामेंटेरियंस ने वो स्पेस क्रिएट की कि कोई और स्पेस आकर ले। गलत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन यही है और यही होता है।
तो इसको कैसे चेंज? देखिए गरीदा साहब जो बात कर रही हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के रोल की बात कर रही हैं, देखें अभी गरीदा साहब ने खुद ये बात कही कि जो हुकूमत है ये इसमें शामिल जमातें, उनका इरादा अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने का नहीं है, वो तो वाज़ेह है, वो कहते हैं एक साल हमने एक्सटेंड करना है असम्बली को। और मैं पहले वो बात कर लूँ जो अमीर भाई बात कर रहे थे, देखें जिस दिन जस्टिस काजी फाइज़ साहब आके बैठ गए, अगर कोई ये समझ रहा है कि काजी फाइज़ साहब जब आके बैठेंगे तो हुकूमत कोई एक साल के लिए असम्बली को एक्सटेंड कर लेगी या इलेक्शन नहीं करवाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि, मेरा ख्याल है कि काजी फाइज़ साहब जिस दिन आके बैठ गए, अगर इलेक्शन ना हुए तो एक माह के अंदर अंदर आप देखेंगे वो इलेक्शन करवाएंगे। इस परसेप्शन को वो जाहिर करेंगे, जो एक परसेप्शन बन गई है कि शायद काजी फाइज़ साहब, सिद्दीक साहब सॉरी टू कट यू इन, वो भी गलत किया। जस्टिस काजी फाइज़ साहब को आकर नहीं बैठना चाहिए था एक सियासतदानों के दरमियान। आपके एग्जैक्टली ठीक है, आईन पाकिस्तान की है, लेकिन आप पार्लियामान एक सियासी फोरम है, आपके साइड पे जरदारी साहब बैठे हुए हैं, साइड पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, आप मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, आप और इसहाक डार बैठे हुए जिनका हुदैबिया केस उन्होंने खत्म किया, और उनको इसीलिए एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ गई कि इन केस यू कम इन फ्रंट ऑफ मी, तो ऐसा ना समझे कि आप लोगों का केस इधर नहीं। इससे पहले जो हम काजी के कंडक्ट की बात कर रहे थे, नहीं होना चाहिए काजी मतलब जस्टिस के, जज के कंडक्ट, और काफी सारे जजेस को बुलाया था, तो एक कोहेजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी नजर आया, डेलीगेशन आ जाता, डेलीगेशन आता तो शायद। दूसरा एक और चीज इसमें जरूर मैं एड अप करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होता कि आप और मैं कहीं चले गए, मीर अब्बास साहब कहीं चले गए, सिद्दीक जान साहब कहीं चले गए, हम वहां गए तो हमें पता चला कि ओहो वहां तो अनीका भी आई हुई है, वहां तो अमीर साहब भी आए हुए हैं। इस लेवल पे हर चीज़ प्लान्ड होती है, आपका प्रोटोकॉल प्लान्ड होता है, आपको रिसीव किसने करना है, आपकी सीटिंग किसने करनी है, आप कहाँ बैठेंगे। काजी फाइज़ ईसा साहब ने पार्लियामेंट के तो ऐसा नहीं था कि जस्टिस साहब वहाँ चले गए और उनको वहाँ जाके पता चला कि मुझे तो बिठा दिया गया जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के साथ। ऐसा नहीं होता, आपको फ्रंट रो में बिठाया गया है, आपको पता है, आपको सब प्रोटोकॉल कन्वेड होता है। आप मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है जस्टिस काजी साहब के पार्ट पे, और इसका बहुत बुरा असर उनकी अपनी बैड ऑप्टिक्स प्लस उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे भी, और पीडीएम की क्रेडिबिलिटी पर भी, पीडीएम के नैरेटिव पर भी और किसी ने भी इसको प्रीएम्प्ट नहीं किया। सिद्दीक आप कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि मसला ये है कि कोई भी हुकूमत आ जाए, चलें आज तो ये जो ये बात है कि ये पार्लियामान के मामलात में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का भी था कि कासिम सूरी ने क्योंकि कह दिया कि जी ये इंटरनल मामला, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ना एक तशरीह कर दी है कि जहाँ पे किसी भी जगह पे आईनी रिक्वायरमेंट होगी और उस आईनी रिक्वायरमेंट को पूरा पार्लियामेंट नहीं कर रही होगी तो उनके इंटरनल मामलात में भी हम बिल्कुल इंटरफेयर करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कासिम सूरी साहब ने कहा कि क्योंकि साइफर आए तो मैं तो एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं करूंगा, उन्होंने कहा नहीं ये आइन की क्योंकि रिक्वायरमेंट है और कासिम सूरी ने नहीं करवाया तो अब हम इसका जायजा लेंगे। जहां पे रूल्स होंगे उनपे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, रूल्स का मामला है। जहां पे आइन की रिक्वायरमेंट होगी, देखें इलेक्शन करवाना आइन की रिक्वायरमेंट है। जो खदीजा साहब ने कहा ये दुरुस्त कहा कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, अब कोई भी हुकूमत असम्बली बनाए एक साल बाद तोड़ दे, लेकिन मसला है कि आइन में नहीं लिखा हुआ कि किन शराइत पे आप तोड़ सकते हैं, किन शराइत पे नहीं तोड़ सकते। आइन में वाज़ेह लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर जब चाहे तोड़ सकता है, उसमें उन्होंने शर्त नहीं रखी हो गया। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दोनों अतराफ फ्लड गेट ओपन हो गया कि किस हद तक सुप्रीम कोर्ट आ सकती है, तजावुज कर सकती है आर्टिकल 68 अमीर और आर्टिकल 69 वो पार्लियामेंट की जो सारे प्रोसीजर्स हैं। बट अनफॉर्चुनेट बात है यहाँ भी फ्लड गेट खुला है, फ्लड गेट इधर भी खुला है कि पार्लियामेंट जो है वो आइन को नाक जो मोम की नाक होती है उस तरीके से कितना मरोड़ सकती है। अब अगर पार्लियामेंट कल ये कानून बना देती है कि इस मुल्क के सारे मर्द औरतें हैं और औरतें मर्द हैं, अल्लाह ना ही करे दुनिया के अंदर पहले तो वो तस्लीम किया जाएगा, जिन्स तब्दील कर देती वो तस्लीम किया जाएगा, लेकिन उसके साथ बिकॉज़ इट्स अन-इस्लामिक। नहीं, ये जब आपको पढ़ाया जाता है ना इंटरनेशनल लॉ खास तौर पे, तो आपको ब्रिटिश जो ब्रिटिश डेमोक्रेसी है वहाँ पे हवाला दिया जाता है कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट कल ये कानून पास कर दे कि ऑल ब्लू आइड बेबीज वुड बी किल्ड, they would be killed, but that will not, तो पार्लियामान की नहीं पार्लियामान की नहीं सुनिए, दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी कौन है? ब्रिटिश यूके पार्लियामेंट। सो वहां पर पार्लियामान की सुप्रीमेसी सिखाने के लिए जब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाया जाता है ना, जो कि पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाता है, तो आपको ये बताया जाता है कि अगर कल यूके की पार्लियामेंट ये लॉ बना दे कि ऑल ब्लू आइड बेबीज विल बी किल्ड, देन दे वुड बी किल्ड, देन दे वुड बी किल्ड। लेकिन दैट हैज टू बी कंडीशनल, दैट हैज टू बी एग्जैक्टली, दैट हैज टू बी कंडीशनल विद द पॉलिटिकल विजडम ऑफ द लॉ मेकर्स। ठीक है, तो ये आपने उसको क्लिप कर दिया। तो जो अमीर साहब बात कर रहे हैं दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन आपका पॉलिटिकल विजडम आ जाएगा। जो सिद्दीक जान साहब बात कर रहे हैं ना कि जी आपको आइन में इख्तियार दिया गया है कि चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कर दे, पर आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तशरीह करनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का, कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स का, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स का विजडम क्या था इस चीज के पीछे। फिर यहाँ गरीदा वही बात आ जाती है, आइन है लेकिन है मोम की नाक।
جس کا جہاں دل کر رہا ہے مروڑ تڑوڑنا ہے. لیکن آپ بات کر رہے ہیں اگر عمران خان اٹ از ویری کلیئر ایٹ دس پوائنٹ. آئی ایم سوری, آئی ول اسٹینڈ ود دس کہ خان صاحب نے بھی انفارچونیٹلی قاسم سوری صاحب اسٹیٹمنٹ کے اندر یہی کیا اور اب بھی یہی ہو رہا ہے, اسی لیے سپریم کورٹ آ رہی ہے. سپریم کورٹ ٹھیک کیا نا. دیکھیں میں تو ان میں سے پہلے لوگوں میں سے تھا جس نے کہا کہ قاسم سوری کی رولنگ کو کل کے بجائے آج اڑانا چاہیے. وہ غلط رولنگ تھی. یعنی قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر کو آپ کیسے اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے انڈیویجول وزڈم کی بنیاد پر وہ کہے کہ جی یہ سائفر ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. صحیح. کچھ چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ قانون سازی کیا بلکہ جیسے آپ یہ ہے کہ آپ پھر قانون سازی کر کے صدارتی نظام یہاں پہ نافذ کر دیں. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا نا کہ وہ نومبر میں جنرل فیض کو لگا دیتے اور پھر صدارتی نظام لے آتے, تو پھر قانون سازی کر کے آپ صدارتی نظام لیں. کچھ چیزیں آئین نے طے کر دی ہیں, ان سے آپ نہیں ہٹ سکتے, ان سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں نا, اگر قانون یہ انہوں نے قرارداد پاس کر کے یا قانون سازی کے ذریعے کہ جی اسمبلی کی مدت 10 سال کر رہے ہیں. قانون سازی اور آئین میں ترمیم میں بہت بڑا فرق ہے نا. آئین کی ترمیم تو یہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی ہے. It doesn't stand in that position, does it? 228 ووٹ چاہیے اور اس وقت اگر منحرف اراکین کو بھی ساتھ ملا لیں تو 218 بنتے ہیں. یعنی 228 کی تعداد ہی نہیں ہے اور نامکمل پارلیمنٹ ہے نا. اور اس پارلیمنٹ نے پچھلے ایک سال ہو گیا, ایک سال میں بتائیں کوئی ایک قانون جو عوام کے لیے بنایا. ہم کہتے تو ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ فورم ہے, لیکن مجھے کوئی ایک قانون تو کوئی حوالہ دے دے کہ یہ قانون ہے جو عوام کے لیے. اور جو چیف جسٹس سے متعلق قانون بنایا وہ کتنی دیر میں بنا؟ 18.5 گھنٹے میں ٹوٹل انیشیٹ. اور جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن لانے کے لیے کتنی دیر میں بنا؟ 15 منٹ میں. تو یہ تو ان کے آرڈیننسز بھی چلتے ہیں جلدی. دیکھیں نا, آپ اپنی رسپیکٹ ارن کرتے ہیں, رسپیکٹ تھوپی نہیں جاتی ہے. That does not mean, رسپیکٹ ارن کی جاتی ہے. that does not justify کہ اگر وہ رسپیکٹ ارن نہیں کر رہے تو پارلیمنٹ رسپیکٹ ڈیزرو نہیں کرتے. پارلیمنٹ از ناٹ اباؤٹ پارلیمنٹ ڈیزرو کرتی ہے, لوگ انڈیویجولی نہ کریں. پارلیمنٹ کوئی سنگ و خشت کی عمارت نہیں ہے. جو غریدہ کہہ رہی تھیں برٹش پارلیمنٹ کے بارے میں, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بٹ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے برطانوی بادشاہت سے اختیار لیے تھے. They don't even need the constitution. وہ ایک ٹرانزیشن تھی اختیارات کی. اس میں کنگڈم کو اور جو وہاں پہ جو آپ کا چرچ تھا اس کے اوپر پارلیمنٹ کو سپریم کرنا تھا. وہاں ایک ٹگ آف وار تھی جو 1215 جس کی وجہ سے وہاں پہ ضرورت تھی. آج تو پارلیمنٹ ڈیموکریسی ایوالو کر چکی ہے, آج ڈیفینیشنز ایوالو کر چکی ہوئی ہیں. آج جو کانسیپٹ ہے, اب جو ماڈرن کانسیپٹ ہے وہ 5 سال کا نہیں ہے, وہ منٹ ٹو منٹ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ. رائٹ. اچھا امیر, لیٹ می گو ٹوورڈز اے بریک. اس کے بعد ذرا حل کی طرف بھی آتے ہیں کیونکہ مسائل کا انبار تو پاکستان کے اندر بے شمار ہے, لیکن حل بڑے کم ہیں. کوئی حل دے سکے گا میرے مہمانوں میں سے یا نہیں؟ سی یو آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. غریدہ, آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. مشکل سوال ہے, اس پورے ڈائلما کا اب حل کیا ہے؟ بیکاز ہم دیکھ رہے تھے پارلیمنٹ کی طرف کہ پارلیمنٹ حل نکالے گی, نہیں نکالا. سپریم کورٹ کی طرف حل ڈھونڈ رہے تھے کہ شاید وہاں سے کوئی حل ملے. انفارچونیٹ بات یہ کہ وہاں بھی ڈویژن ہو گئی. اگر آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں, دے آر سیئنگ کہ وی آر ایٹ دا بیک فٹ رائٹ ناؤ, ہم نے تو ادھر آنا ہی نہیں ہے. سو ساری بات یہاں گھوم پھر کے آ گئی کہ اب ہمارے پاس نہ تو نواب زادہ نصر اللہ ہے اور نہ ہم لوگوں کے پاس ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ ہمارے پاس عدلیہ ہے یہ سارے معاملات کو حل کرنے کے. who could be that binding force جو سب کو اکٹھا بٹھا سکے؟ یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے, بہت پرٹیننٹ ہے. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ پارلیمان میں لاکھ خامیاں ہوں, کروڑہا خامیاں ہوں, لیکن پارلیمان اینڈ ڈیموکریسی از دا اونلی سولوشن. سولوشن یہ نہیں ہے کہ پارلیمان میں اگر کوتاہی ہے یا پارلیمان اگر انکمپلیٹ ہے تو باہر سے کوئی ادارہ آ کے پارلیمان کو جو ہے انفورس کروائے کہ جی آپ نے یہ قانون نہیں بنانا, یہ غلط ہے, آپ نے یہ قانون اس طرح سے بنانا ہے. وہ بھی اس وقت کہ جب کہ قانون سازی ابھی جاری ہو. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں, بلکہ کہیں پر بھی آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی اٹھا کے دیکھ لیں. میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کی پوری تاریخ میں دنیا بھر میں کہیں ایسا ہوگا کہ پارلیمان قانون سازی کر رہی ہے اور بیچ میں ایک اور ادارہ آ کے جمپ ان ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ نہیں جی آپ اسٹے آرڈر لے لیں, جبکہ ابھی تک وہ عمل ہوا ہی نہیں اس چیز پہ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی ایم اے ویری اسٹانچ ڈیموکریٹ. میں بالکل بڑی جو ہے نا اگریسو قسم کی اس جو حمایتی ہوں کہ پارلیمان کی سپریمیسی ہونی چاہیے ہر حال میں. غلطیاں ہیں سیاستدانوں کے اندر,
आपस में लड़ मर के आप एक कमरे में बैठे जिसको आप पार्लियामान का नाम दे दें, आप पार्लियामानी कमेटी का नाम दे दें, एक दूसरे का सर फाड़ें, जो मर्जी करना है आप आपस में बैठें और वहीं पे आप सॉर्ट आउट करें। पार्लियामान का स्ट्रक्चर ऑपोजिशन क्यों होती है? ऑपोजिशन चेक एंड बैलेंस होती है गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर। और ऑपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट उज़्वे मुअत्तल बन गई, बिल्कुल उज़्वे मुअत्तल बन गई, बिल्कुल इस वक्त एक रबर स्टैम्प के तौर पे काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आना चाहिए पार्लियामान में, वापस नहीं जाना चाहिए था। पीटीआई पार्लियामेंट के अगर अंदर होती तो ये कानून साजी ना हो सकती जो आप देख रहे हैं। आई एग्री विद दैट। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेलियर है, ये सियासतदानों का फेलियर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्लियामान के अंदर मौजूद नहीं हैं तो आप बाहर के इदारों की तरफ चले जाएं कि जी हम तो मौजूद नहीं हैं तो आप आइए और आप पार्लियामान के अंदर इंटरफेयर कीजिए। ये काम नहीं होगा ना, ये काम चलना चाहिए। पाकिस्तान इसी वजह से वीक हुआ कि आपने पार्लियामेंट को कमजोर किया, चली गई ऑपोजिशन, आपने डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट में नहीं है नाउ। वो हम सबको आवाज उठानी चाहिए इसके ऊपर कि ये गलत हो रहा है। पाकिस्तान के 70-75 साल में यही हुआ है कि पार्लियामान अपने अंदर से कमजोर हुई है तो बाहर से इदारों ने इंटरफेयर किया। नंबर 1। नंबर 2, अब कौन होगा? अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट, ये दो ऐसे रियासती इदारे हैं जिनको हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए था ताकि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अदलिया क्या होती है कि वो आपके आर्म ऑफ लॉ होती है। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो आपकी अदलिया के पास मामला ठीक करने के लिए चीज़ें मौजूद होती हैं। अदलिया अनफॉर्चुनेटली पोलराइजेशन का शिकार हो गई। एस्टैब्लिशमेंट को इतना मेलाइन कर दिया गया कि उसका एक तारीख़ी किरदार, अगर हम कहीं ना कहीं उसकी अप्रिसिएशन भी करेंगे, चंद जगहों पे बैठ के फैसिलिटेट करवाया गया। फॉर एग्जांपल फैटफ के मामले पे तो आज अगर एस्टैब्लिशमेंट बिठा देती है सबको मुज़ाकरात की टेबल पे, सब एग्री कर देते हैं कि जो इलेक्शन की एक डेट है और कल को कोई पार्टी हार जाती है तो वो कहेंगे देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने इंटरफेयर किया था। और ये तो होना ही है। तो एस्टैब्लिशमेंट को साइड पे रहना चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो कोई बाइंडिंग फोर्स कोई मौजूद नहीं, कोई भी मौजूद नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा चलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया, कमेटी बना दी है, कमेटी बना दी उन्होंने, कमेटी बना दी। अब वो आपस में सब बात करेंगे, पहले पीडीएम आपस में करेगी फिर वो पीटीआई से राब्ता करेगी। तो मेरा वही पॉइंट है कि सियासतदानों को आपस में ही बैठना पड़ेगा, सोल्यूशन बाहर से नहीं आएगा, ना अदलिया से आएगा ना एस्टैब्लिशमेंट से आएगा। अगर आए भी तो आइंदा चल के कोई ना कोई फरीक इसको नहीं मानेगा या इसको मेलाइन कर देगा। और वो चीज़ हमें ऑलरेडी नजर आ रही है कि अगर अदलिया की तरफ से कोई सोल्यूशन आता भी है तो आइदर वे नहीं माना जाएगा जिस पार्टी को पसंद ना आया। सो ये बात तो ठीक है कि विद इन द पार्लियामेंट अगर कोई सोल्यूशन निकला या विद इन द पॉलिटिकल फोर्सेस कोई सोल्यूशन निकला तो मामला चल सकता है। ये भी बात ठीक है कि अंदर खाने बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, कुछ लोग हैं जो मेल मुलाकात करके पैगामात भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन घूम फिर के बात फिर इंतखाबात तक आ जाती है कि इंतखाबात के लिए कौन 2 कदम आगे और कौन 2 कदम पीछे हटने को तैयार है। आपको कोई नज़र आ रहा है तैयार इस मामले पे? देखिए, जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी ना बाकी और इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई, उस दिन आप देखेंगे सियासतदान आपस में बैठ जाएंगे, क्योंकि हुकूमत को पता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है। और इमरान, देखिए मसला इस वक्त यह है कि सबके अपने अपने सर्वाइवल की जंग है। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक ये है कि इमरान खान आ गया तो जितनी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई है, उन्हें यह है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ करेंगे। प्रॉबेबली ओवरस्टेटेड है, प्रॉबेबली इतने एहसासात नहीं है जितना सोचा जा रहा है। अच्छा, फिर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में यह है कि काजी फाइज़ साहब और उनके साथी जजेस ये समझते हैं कि अगर इमरान खान आ जाते हैं तो इमरान खान आएंगे तो वो काजी फाइज़ साहब के कोई एंटी 2 जज और ले आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो इस तरह से काजी फाइज़ साहब के जो साथी उनके एंटी जजेस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। हुकूमत है तो उसको ये डर है कि इमरान खान आएंगे तो नैब तरमीम ख़त्म करके और दोबारा वो केसेस रिवाइव हो जाएंगे। तो जहाँ पे 3 जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी अदलिया, आपकी पार्लियामेंट, वहाँ पे उन तीनों का उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिसका, यानी ये तो आप किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है ना कि, या कोई इसमें शक करने की बात नहीं है कि अगर थोड़ा सा भी हुकूमत को होता कि हम अगर इलेक्शन में जाते हैं तो कोई थोड़ा सा मुकाबला हो सकता है तो चले जाते हैं, लेकिन वाज़ेह चीज़ें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कि उनके पिछले 1 साल की कारकर्दगी की वजह जो भी है, वो मुश्किल फैसले कहें जो भी कहें, लेकिन उस सतह पे आ गई उनकी पॉपुलैरिटी, उनको पता है कि इलेक्शन होते हैं तो हमारे साथ क्या होना है। तो इसलिए जब सब अपनी अपनी सर्वाइवल का मामला उन्होंने बना लिया तो फिर कोई भी इलेक्शन। मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे करूँ, इसको छोड़ देंगे जो अभी हो रहा है, आज है अगस्त में, अगस्त में ये पार्लियामेंट बाय दी 5 years डिसॉल्व हो जानी चाहिए, डिसॉल्व हो जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं होती। अगर इसी तरह की मैलिफाइडी लेजिस्लेशन अगर पार्लियामेंट करती है उस ज़माने में 5 महीने के बाद, और ये अपना टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, तो फिर तो आना चाहिए ना। नहीं, फिर अदालत को आना चाहिए बीच में। यही तरीका नहीं, अदालत क्यों आए बीच में? और क्या तरीका? अदालत का कोई काम ही नहीं है। और क्या तरीका? व्हाट इज अनदर वे? नहीं, क्यों? वो खुद करें, हल करें। नहीं, वो तो आप वो गरीदा वाली बात कर रहे हैं ना कि वो खुद करें। जो गरीदा कह रही है, 2 ही तरह के ओपिनियन है ना, कि
पार्लियामेंट ये सियासतदान खुद अकल होश के नाखून लें और खुद मसले हल करें। खुद तो ये करने वाला हल नहीं रहा ना, अब अनफॉर्चुनेट तो फिर जब वो नहीं करेंगे तो फिर कौन आएगा बीच में? अब तो आ गई सुप्रीम कोर्ट, अब क्या करें? अभी मैं कह रहा हूँ अभी चले गलत आई, हम नहीं मानेंगे, मैं कह रहा हूँ कि अभी गलत आई है, लेट्स कॉल अ स्पेड स्पेड, कहते हैं कि जी ये गलत आई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट का 100 वोटो नोटिस भी गलत है, सब गलत है, इसको एक साइड पर रखते हैं। आ जाए अगस्त में असेंबली नहीं टूटती, यही पार्लियामेंट को इम्कानात बहुत कभी इम्कान है। ये कहते हैं हम 1 साल तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अक्टूबर में इलेक्शन नहीं करवाते, हो गया, कानून बन गया। इसी तरह से ये पहले काबीना से मंजूर करवा के, फिर स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर करवा के, फिर सेनेट से, फिर कौमी घुमा के ये आपके सामने रख देते हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे। इससे भी ज्यादा खौफनाक हिमालय खड़ा कर देते हैं दहशतगर्दी का हवा, इतनी दहशतगर्दी, और मैशत का भी सत्यानाश और दिखा देते हैं। 1 साल कहते नहीं करवाएंगे, फिर क्या होगा? आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है नहीं, मेरी लॉजिक अलग है। मेरे ख्याल में जब आइन की धज्जियां बिखेरी जा रही हों तो फिर तो आइन को बचाने के लिए, आइन की बका के लिए हर इदारे का फर्ज बनता है कि आइन को प्रोटेक्ट करे, तो चाहे वो आइन साज इदारा, चाहे वो आइन साज इदारा जो है वो आइन की धज्जियां बिखेर रहा हो। अब आ गई ना उसी बात पर, आ गई ना। अब गरीदा असल में ये सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, वो वाया मेरी तरफ जा रहे हैं, वो सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। नहीं, वो चूंकि सवाल आप कर रही हैं, ठीक है, हाँ, मुझे वो सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। सवाल है क्या? डिबेट है। अगर अगस्त के अंदर फॉर एग्जाम्पल, हाँ चले मैं सवाल दोबारा अगर अगस्त में 18 अगस्त को असेंबली का टाइम खत्म हो रहा है ना, 5 साल, अगर 10, 12, 15 अगस्त को पार्लियामेंट की कानून साजी कर देती है कि 1 साल हमें इसको एक्सटेंड करना चाहिए, हमारे पास बजट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, या कोई और सो एंड सो, उस वक्त खुदा न खास्ता कोई जनरल इमरजेंसी की कंडीशन तो आइन में पहले भी मौजूद है, कुछ भी अगर वो कर देते हैं 1 साल एक्सटेंड, फिर क्या करेंगे हम? क्या करना चाहिए? इमरजेंसी की कंडीशन तो आइन में मौजूद है। अच्छा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हुकूमत की विजडम क्या है, आपके सियासतदानों की विजडम क्या है, और ये काम नहीं होना चाहिए। क्या वाकई मुल्क के हालात जो हम पहले डिबेट करते थे ना कि जी आपको विजडम, हर आपको एक्ट के पीछे, चाहे वो पार्लियामान का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, आपको विजडम देखनी पड़ेगी, आपको नियत देखनी पड़ेगी। इधर तो विजडम घास चढ़ने चली गई। क्या वाकई इस वक्त हालात ऐसे हैं? इन्होंने 90 डेज के लिए भी हालात ऐसे हैं? आपको लग रहा है इस वक्त इतनी दहशतगर्दी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैंने आपको पहले भी कहा, इतनी इकोनॉमिक सिचुएशन है कि हम लोग 35 अरब की जो है वो सब्सिडी, मैंने आपको पहले वाज़ेह कर दिया कि अगर इस साल से इलेक्शन डिले करेंगे तो मैं सबसे बड़ी मुखालिफ हूं। मैं सबसे बड़ी, अगर वो कर देते हैं, मैं कहता हूं, अगर फॉरेन इंस्टेंस हाइपोथेटिकली अगर वो कानून बना देते हैं जैसे अभी बना दिया स्टैंडर्ड फाइनेंस वाला, आइन में एक इमरजेंसी की कंडीशन तो मौजूद है कि इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है जिसकी बिना पे इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी कानून साजी हो जाती है, डिबेट होगी मीडिया पे, सिविल सोसाइटी में डिबेट होगी, वकला बरादरी में डिबेट होगी, और फिर अगर ये मामला अदालत में जाता है कानून साजी की तश्कील बनने के बाद, तो फिर मैं भी इसकी मुखालिफत करूंगी कि ये गलत कानून साजी हुई है, हम मिलकर मुखालिफत करेंगे, हम मिलकर मेरे साथ आ गई, वैसे ऑन बोर्ड होगी, नहीं वो पहले अच्छा बस हम इस मुखालिफत ही कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन डिले नहीं होना, अदलिया में भी डिवाइड है, सियासतदानों में भी डिवाइड है, सहाफियों में भी डिवाइड है। अब इसी तरीके से अच्छा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज द ब्यूटी ऑफ अ सोसाइटी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म नहीं होना चाहिए, बट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मस्ट बी देयर। अमीर, थैंक यू वेरी मच, फरीदा थैंक यू वेरी मच, सिद्दीक थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है, कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन खौफनाकी की तरफ नहीं जाना चाहिए, उससे पहले रोक देना चाहिए। रोकेगा कौन, असल सवाल ये। अनीका नसार को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। नासिर।